नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फेडाई क्विज के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज की एक नई लर्निंग को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फेडाई के क्विज को पढ़ते हैं। फेडाई के क्विज के थ्रू हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की एक नई लर्निंग को सीखते हैं। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं आज के फेडाई क्विज को। और आज का फेडाई क्विज है, Which of the given institution or government agency is not involved in reimbursement of interest equalization benefit to exporters in India? तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देता, उसका वो पार्ट नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो फॉरेन एक्सचेंज सीख रहे होंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करने होंगे, उनके लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जानना जरूरी है। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में जानना। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या है और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कैसे पार्टिसिपेट करती है उसमें, और इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो चलिए हम लोग पहले इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ये क्या होता है, तो वर्ड से समझते हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन मतलब ऐसी स्कीम जो इंटरेस्ट के डिफरेंस को बराबर करता है। मतलब अगर किसी को ज्यादा देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो वो जो है उसको बेनिफिट देता है, सो दैट कि कोई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हो तो उसको उतना लोड ना पड़े। लेमैन में हम समझ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन किसको मिलता है? तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो है वो एक्सपोर्टर को मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? कि कोई एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है और वो फाइनेंस कराना चाहता हो, फाइनेंस मींस लोन लेना चाहता हो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर पे, तो अगर उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो जो ज्यादा इंटरेस्ट एज कंपेयर टू दूसरे कंट्री से कोई लोन ले रहा है, तो वो जो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है उसको गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पे करेगी। जब पे करेगी तो वो जो ज्यादा पे कर रहा था वो औरों के बराबर आ जाएगा। जब बराबर आ जाएगा तो इसी को इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था फॉर 5 ईयर इनिशियली, बट अभी एक्सटेंडेड होके अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ये बोलता है कि वो सारे एक्सपोर्टर, ये स्पेशली किसके लिए है? एक्सपोर्टर। वो सारे एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट फाइनेंस कराना चाहते हैं, ठीक है, और वो अगर एक्सपोर्ट फाइनेंस किस में करा रहे हैं? रुपी में। अगर रुपी में फाइनेंस करा रहे हैं और उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से इंटरेस्ट पे करेगा, जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो पार्ट। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो दो पार्ट में हो सकता है। एक होता है एक्सपोर्ट प्री फाइनेंस, ठीक है, और एक होता है एक्सपोर्ट पोस्ट फाइनेंस। ठीक है, पोस्ट फाइनेंस और प्री फाइनेंस होता क्या है समझते हैं, फटाफट समझते हैं। प्री फाइनेंस मतलब अगर एक्सपोर्ट से पहले की एक्टिविटी के लिए आपको अगर लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स बना रहे हो, उसको एक्सपोर्ट करना है और गुड्स को कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आपने अपने बैंक को अप्रोच किया, आपने दिया कि आपके पास ऑर्डर है, परफॉर्मा ऑर्डर है या ठीक है परचेज ऑर्डर है कि वहां पे आपकी पार्टी आपके गुड्स को खरीदना चाहती है, ये ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बेसिस पे आप लोन ले लोगे, जिससे आपने रॉ मटेरियल अदर इनिशियल जो एक्सपेंसेस उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, जस्ट ऑर्डर की कॉपी दोगे और आपका बैंक आपको आपके जो भी क्रेडिट वर्दीनेस है, जो उसके पास आपके लिमिट चल रही है, उसके बेसिस पे आपको प्री शिपमेंट लोन दे देगा। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट जो होता है वो क्या होता है? पोस्ट शिपमेंट मतलब आपने एक्सपोर्ट जो गुड्स है उसको तैयार कर लिया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट के बाद अगर मान लीजिए 3 महीने 4 महीने बाद उसको एक्सपोर्ट की पेमेंट आनी है, बट वो अगर आपको एक्सपोर्ट आने से पहले आपको पैसे की जरूरत है, मान लीजिए आपको दूसरा शिपमेंट तैयार करना है या और किसी एक्टिविटी के लिए पैसे चाहिए, तो एक्सपोर्ट के बाद जो अगर आप लोन लेते हो उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हो, तो उसको बोलते हैं
पोस्ट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मतलब शिपमेंट होने के बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप फाइनेंस कराना चाहते हो। यहाँ अभी एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, अभी एक्सपोर्ट के लिए आपको गुड्स तैयार कर रहे हो, उसके लिए लोन ले रहे हो, तो उसको प्री फाइनेंस करते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस करते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अभी हमने समझा कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। अब हम लोग समझते हैं जो फाइनेंस होता है, ठीक है। अब प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट समझ गए, वो दो चीजों में हो सकता है। एक होता है किसमें, फॉरेन करेंसी में, और एक होता है किसमें, INR में, ठीक है। अब हम लोग फटाफट समझते हैं ये डिफरेंस क्या है। जब भी फॉरेन करेंसी में लोन होता है तो जो भी फॉरेन करेंसी के रेट चल रहे हैं उस पे आपको लोन मिलता है। मान लीजिए अगर आप US डॉलर में लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका जो लोन चल रहा है SOFR मान लीजिए है, आपका लोन चल रहा है, और यहाँ पे जो एवरेज रेफरेंस रेट है मान लीजिए वो चल रहा है आपका 4%, ठीक है, और आपका जो भी बैंक लोन दे रहा है उस पर 2% वो आपका अपना कमीशन ले रहा है, तो टोटल आपका 6% उसका फाइनल कॉस्टिंग आपके लिए बनी। तो आपको ये जो फॉरेन करेंसी लोन मिला ये कितने पड़ा, 6% पे पड़ा। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर का फाइनेंस जो रुपीज में कराना चाह रहे हो, तो मान लीजिए आपका बैंक MCLR से लिंक्ड आपको देता है, लोन देता है, और वो अप्रोक्स 9% पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टर को महंगा पड़ रहा है लोन, क्योंकि रुपीज में ले रहा है, रुपीज लोन वैसे भी महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 9% का इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहा है, यहाँ पे 6%, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई एक्सपोर्टर है वो 100 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट करता है और 100 करोड़ फाइनेंस कराता रहता है, हर महीने उसका फाइनेंस चल रहा है, तो वो कितना आप उसको पे करना पड़ेगा, अगर INR में है उसको कितना पे करना पड़ेगा, 9 करोड़। जबकि अगर वो रुपीज में US डॉलर में करा रहा है तो उसको 6 करोड़ पे करना पड़ेगा। ये हम एग्जांपल से दे रहे हैं, जरूरी नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर कर सकता है। ये इक्वलाइजेशन की बात हो रही है कि वो उसका इंटरेस्ट को इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट पे करेगा। तो यहाँ पे जो 3% जो पार्ट है, ये 3% पार्ट है जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है रुपीज लोन में, इस यही गवर्नमेंट पे करेगा। कौन पे करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन पे करता है, RBI। तो RBI क्या है, वो बैंक को वापस करती है और बैंक अपने कस्टमर को वापस करता है। तो ये जो एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो उसका पैसा पे कर रहा है कस्टमर, उसको वापस हो जाता है, उसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। होप आप एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो 9 करोड़ पे कर रहा है इंटरेस्ट और यहाँ पे 6 करोड़, तो सोचिए आप 3 करोड़ का इंटरेस्ट वो केवल सालाना फॉरेन करेंसी के बजाय INR वाला पे कर रहा है। वो कितना ह्यूज अमाउंट है। हो सकता है कॉम्पिटिटिवनेस में वो पीछे रह जाए INR में अगर लोन ले रहा है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप रुपीज में भी लोन ले रहे हो तो आप डरिए मत, लोन लीजिए, आप रुपीज में फाइनेंस कराइए। गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे वो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में अगर आप आते हो तो आपको इंटरेस्ट का रिम्बर्समेंट करेगी, मतलब वापस करेगी जो भी एडिशनल रिम्बर्समेंट है। बट आपको उसमें कुछ कंडीशन है, उसको भी हम लोग फटाफट समझते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहला ये है कि टोटल जो है वो 410 टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है। ये जो आप एक्सपोर्ट करते हो ये कैटेगरीज हैं, इनको प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट। इन टाइप में अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट आता है तो वो आपको मिलता है। ये कैसे पता चलेगा, HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो है, ये कोड है जो डिफाइन करता है कि ये गुड्स का नंबर है, नंबर है एक्चुअली में। तो इनमें अगर 410 टाइप के जो गुड्स में अगर आपका गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो आता है तो आपको मिलेगा। इसमें 2 टाइप के सब्सिडीज देती है, एक 2% देता है और एक 3% देता है, ठीक है। जो MSME हैं, ठीक है, उनको 3% कैटेगरी में मिलता है, और एक अदर देन MSME उनको 2% का रिम्बर्समेंट मिलता है। तो मतलब अगर MSME है तो आपको 3% गवर्नमेंट वापस कर देगी। आप रुपीज अगर फाइनेंस लोन कराए हुए हो तो ये जो 3% जो आपके पॉकेट में वापस आएगा इंटरेस्ट, मान लीजिए आप 9% पे किया तो 6% आपका एक्चुअल हो गया, क्योंकि 3% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, RBI ने वापस कर दिया, RBI के बिहाफ पे बैंक ने आपको वापस कर दिया और RBI बैंक को वापस कर देगा। तो ये जो एक्टिविटी है, जो इंटरेस्ट आपका वापस हो जाता है, सो दैट आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे न करना पड़े और आप कॉम्पिटिटिव हो, किसमें, फॉरेन करेंसी लोन वाले एक्सपोर्टर के बराबर हो। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट उस इंस्टीट्यूशंस को भी समझ लेते हैं
जो इंस्टीट्यूशन मेंशन किए गए थे। और आपको ये बताएं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को हम लोग इसमें बहुत ही क्विकली समझ रहे हैं। इस पे हम लोग डिटेल वीडियो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम पे हमने फुल कोर्स फुल वीडियो भी बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके उस फुल वीडियो को भी देख सकते हो और सीख सकते हो कि क्या इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, कौन कौन से गुड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कैसे ये रिम्बर्स होता है। ये काफी डिटेल है, अभी हम लोग क्विकली समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं डीजीएफटी की। डीजीएफटी जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट एंटिटी है, तो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से गुड्स को रिम्बर्समेंट मिल सकता है। जैसे अभी डिसाइड किया हुआ 410 टाइप के गुड्स और सर्विसेज हैं, तो ये सारे को आप रिम्बर्समेंट करेंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आरबीआई को क्या करता है, आरबीआई को रिम्बर्स, आरबीआई को पहले ही पे कर देता है। मान लीजिए 5000 करोड़, एग्जांपल ले रहे हैं, 5000 करोड़ उसको बोला है कि आपको रिम्बर्समेंट करना है, तो आपको 5000 करोड़ आपको आरबीआई को उसने दे दिया। अब सो दैट आरबीआई के पास 5000 करोड़ आ गया, तो जो भी बैंक क्लेम करेगा कि मेरी पार्टी ने इस स्कीम के अंदर आती है, ये सारे गुड्स जो अप्रूव्ड हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप उसको वापस करिए। जो स्कीम में आता हो, मान लो 2% में आता हो या 3% में आता हो, उसके अकॉर्डिंगली वो क्लेम करेगा आरबीआई से और आरबीआई उसको वापस करेगा। जब उसके पास आएगा तो वो कस्टमर को वापस करेगा। तो ये एक्टिविटी होती है। इसमें डीजीएफटी इन्वॉल्व है, आरबीआई इन्वॉल्व है और तीसरा जो है वो एडी बैंक इन्वॉल्व है। एडी बैंक क्या करता है, जैसे आरबीआई से पैसे आता है वो कस्टमर को क्रेडिट कर देता है, ठीक है। तो ये फ्लो चलता है। अब इसमें चौथा ऑप्शन था जो वो क्या है, कस्टम्स। कस्टम्स क्या काम करता है, कस्टम्स रिम्बर्स करता है? नहीं, कस्टम जो है वो चेक करता है कि कोई गुड्स और सर्विसेज जो है इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया में आ रहे हैं वो एक्चुअली में अलाउड हैं कि नहीं, कहीं तो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो लाइसेंस के बेसिस पे ही एक्सपोर्ट हो सकते हैं या इंपोर्ट हो सकते हैं। और अगर वो प्रोहिबिटेड है तो वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता है गुड्स, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है। तो ये क्लियर हो गया। और साथ ही साथ कस्टम जो है वो टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी को भी इवेल्युएट करता है और वो चार्ज करता है जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंगली। होप जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के थ्रू हमने जो एग्जांपल पे समझने की कोशिश की है उससे आपको समझ में आया होगा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी और इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में। अब चलिए हम लोग फेडाई क्विज को आंसर करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हमने समझ गया। इंडियन कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स क्या पार्टिसिपेट करता है अगर किसी को रिम्बर्स करना है, जैसे हमने डिस्कस किया? नहीं। दूसरा डीजीएफटी, यह डीजीएफटी जो है वो डिसाइड करता है किस किस को देना है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट आरबीआई को पे करती है एडवांस में जो भी रिम्बर्स करना होगा, जो भी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के थ्रू जो भी पैसा रिम्बर्स करना होगा, एडवांस में गवर्नमेंट आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं, सो दैट आरबीआई टाइम टू टाइम रिम्बर्स करता रहे किसको, सारे ऑथराइज्ड डीलर बैंक को, जो कस्टमर्स के बिहाफ पे क्लेम करेगा आरबीआई से और जैसे ही उसको मिलेगा वो कस्टमर्स को क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे इंडियन कस्टम्स है वो है पार्टिसिपेट नहीं करता। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। यस। तो होप आज हम लोग फेडाई क्विज के थ्रू एक फॉरेन एक्सचेंज की नई लर्निंग को सीखे होंगे। अगर आपको हमारा फॉरेन एक्सचेंज लर्निंग का सीरीज जो फेडाई क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना ना भूलिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और कलीग को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।